दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन अगर उनका बार बार दोहराव न किया जाए तो वो बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से ये प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आपने अभी देखा कि यूपी पीसीएस के रिजल्ट में बहुत से अच्छे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण एक एक तो आयोग की कमी थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो कुछ लोगों ने जो आसान गलतियां कर दी हैं। हमसे कई लोगों की ऐसी मुलाकात हुई है जिन्होंने 3 या 4 प्रश्नों की आसान गलतियां कर दी हैं, जिन्हें सिली मिस्टेक कहते हैं, जो गलत नहीं होना चाहिए था। इस वजह से लोग परीक्षा में बाहर हो गए हैं। तो कारण कुछ भी हो, हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है और जो आसान प्रश्न है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को बार बार दोहराते रहना है और इन्हें गलत होने से बचाना है और अपने सिलेक्शन को श्योर करना है। ठीक है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। और हाँ, जितनी आपकी क्वेरी है सब पे काम चल रहा है। धीरे धीरे एक एक चीज आपके सामने होती जाएंगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। पूरी व्यवस्थित रूप से आपकी जीएस की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और इस बार 100% आप हर बार की तरह बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज की वीडियो में। अब देखिए, भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। उस क्रम में जो है आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। आपको बताना है कि नीचे जो न्यायालय दिए गए हैं भारत के, उनमें से कौन कौन से न्यायालय अभिलेख न्यायालय माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन बी है केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को, और ऑप्शन डी है जनपद न्यायालयों को। तो आपको बताना है कि इसमें से किन न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं या अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि अभिलेख न्यायालय क्या है। ठीक है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय क्या है या अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है। तो अभिलेख न्यायालयों के बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसे न्यायालय, ध्यान से देखिएगा, ऐसे न्यायालय न्यायालय जिनके निर्णय, ऐसे न्यायालय जिनके निर्णय और कार्यवाही, जिनके निर्णय और कार्यवाही कार्यवाही लिखित होती है। ठीक है। लिखित होती है मतलब जो भी निर्णय होता है वह लिख दिया जाता है। तो जिनकी निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है और साथ ही उनके इन निर्णयों को, उनके इन निर्णयों को आगामी आगामी मुकदमों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे न्यायालयों को क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे न्यायालय जिनके निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, साथ ही इनके इन निर्णयों को आगामी मुकदमों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अभिलेख न्यायालय कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। साथ ही इनके जो ये ऐसे न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय होते हैं, अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय न्यायालय अपनी अवमानना के लिए, अपनी अवमानना मतलब उनकी कोई बात न मानी जाए अगर, तो अपनी अवमानना के लिए दंडित भी कर सकते हैं। ठीक है। दंडित कर सकते हैं, यह भी बात याद रखिएगा। और कथन कारण में एक बार यह प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कि ऐसे न्यायालय जिनकी कार्यवाही लिखित होती है और उनके इन निर्णयों को आगामी मुकदमों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और अभिलेख न्यायालय क्या है? अपनी अवमानना के लिए दंडित भी कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। आज का जो हमारा प्रश्न है वह है कि जो अभिलेख न्यायालय है वह किन्हें किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है। और संविधान में इनके निर्णयों को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, अनुच्छेद 129, इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। अनुच्छेद 129 यह क्या करता है? यह उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताता है। कौन सा अनुच्छेद?
यह अनुच्छेद है 129, ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताता है। और एक अनुच्छेद है 215, क्या है, अनुच्छेद 215 है। अनुच्छेद 215 किसको अभिलेख न्यायालय बताता है? यह उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय बताता है, ठीक है ना। उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय बताता है कौन? यह बताता है अनुच्छेद 215। अब देखिए दो बातें इसमें याद रखिएगा। पहली चीज, यह इन दोनों अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के बारे में स्वतंत्र रूप से भी प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताना, कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, तो वह है अनुच्छेद 129। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह है अनुच्छेद 215, ठीक है। तो अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने मुकदमों में देखा होगा कि जैसे कहा जाता है कि कोई भी बात कही गई और उसमें कहा गया कि केशवानंद भारतीवाद में ऐसा कहा गया है, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद या कोई वाद ऐसा होता है, जब आपका कोई मुकदमा होता है तो आप ऐसा साक्ष्य लगाते हैं केशवानंद भारतीवाद या किसी अन्य वाद में ऐसा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में यह निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने पूर्व में यह निर्णय दिया है, ठीक है, यह निर्णय दिया है। अब अगर परिस्थितियां वैसी हैं, केस वैसा ही है, तो उसमें जो है यह साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है कि फलानी कोर्ट ने पहले यह बताया है, परिस्थितियां ऐसी ही थी, मामला ऐसा ही था और इसमें कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। इसे ही अभिलेख न्यायालय कहते हैं। यही अभिलेख का उपयोग करना है, जो पूर्व के निर्णय होते हैं उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और यही अभिलेख न्यायालय की विशेषता है। और यही अभिलेखों की विशेषता है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को अभिलेख रूप में दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, खासकर इन अनुच्छेदों को जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताता है और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताता है, ठीक है ना। दोस्तों जानते हैं कि जो संविधान का प्रश्न है वो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आप अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आगामी आरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे जो है यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो और बीपीएससी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह समान रूप से उपयोगी और बहुमूल्य है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय में अगर कोई संवैधानिक विषय है या संविधान की व्याख्या करनी है, तो संविधान के निर्वचन से संबंधित अगर कोई मामला है, उसकी सुनवाई करने के लिए जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ये ऑप्शन बी है 7 और ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 5। तो आपको बताना है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए संविधान के निर्वचन संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए जिस पीठ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ कहते हैं, ठीक है, संवैधानिक पीठ कहते हैं। और इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, वह होती है 5, ठीक है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए जो न्यायाधीशों की कम से कम संख्या होती है वह होती है 5, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको पता है ना कि आपको संविधान बहुत अच्छा आता है, आपका संविधान तैयार है। अब देखिए प्रश्न पूछता कैसे है। देखिए संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको यह बताना है, देखिए यह आपके लिए प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, आपको यह बताना है कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का निर्माण, संवैधानिक पीठ का निर्माण कितने न्यायाधीशों को मिलाकर किया गया है, ठीक है, कितने न्यायाधीशों को कितने न्यायाधीशों को मिलाकर किया गया है, ठीक है, किया गया है। एक या तो इसको इस रूप में समझिए कि अब किस केस में, किस वाद में अब तक की देखिए यहां से लिख देता हूं थोड़ा आसानी होगी, या प्रश्न यही है, या किस वाद में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया है।
सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया? ठीक है, संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया है। ठीक है, पीठ का निर्माण किया गया है, किया गया है। आपको इस प्रश्न का एक प्रश्न एक ही है, एक तो या तो इसे ऐसे पूछ सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का निर्माण कितने न्यायाधीशों को मिलाकर किया गया है? ठीक है ना, वो 10 न्यायाधीश थे। देखिए ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो कितने न्यायाधीशों को मिलाकर के अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का निर्माण हुआ है? या तो आप इसे यह कह सकते हैं कि किस वाद में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया है। अब उसका ऑप्शन ले लेते हैं। उसका ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, भारतीवाद। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये सभी बहुत मशहूर मुकदमे हैं अपने समय के। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण मुकदमा है वह कौन सा है? वह है आदिल अहमद बनाम भारत सरकार राज्य। कौन सा है? आदिल अहमद बनाम भारत सरकार राज्य। ठीक है, भारत सरकार राज्य। और चौथा है, डी ऑप्शन है। चौथा कौन है? यह है रखमाबाई का मुकदमा, रखमाबाई वाद। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से किस वाद में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया है। देखिए जब जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे आप तो ऐसे ही कनेक्ट करते हुए पढ़िए। एक ही जगह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कई प्रश्नों को कई बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़िए तो चीजें तैयार भी रहेंगी और आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। ठीक है, तो संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? या आपसे प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि संवैधानिक पीठ के निर्माण के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के निर्माण के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न एक ही है, तरीके पूछने के 3 हैं 4 हैं। ठीक है, विभिन्न तरीके हैं। तो कम से कम 5 न्यायाधीशों के सहयोग से जो है 5 न्यायाधीशों के द्वारा एक साथ बैठने से संवैधानिक पीठ का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बाकी प्रश्न जो मैंने पूछा है उसके बारे में हमें भरोसा है कि आप कमेंट करके अपने आंसर जरूर देंगे और दीजिए जरूर। ठीक है ना, प्रयास करिएगा। आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? आपको बताना है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है 3 जून 1947 को और ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1947 को। तो आप बताइए कि संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसका गठन कब किया? ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 2 प्रश्न तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। पहला कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत पॉपुलर प्रश्न है। क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? या कभी कभी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आपके सामने है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया है। ठीक है ना, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा निर्मित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। अब आपको दूसरे प्रश्न का जवाब खोजना है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है। ठीक है, तो वह 13 दिसंबर है, 22 जनवरी है, 3 जून 1947 है या 29 अगस्त 1947। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है वह किया जाता है 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना, अब देखिए यहां से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, एक बार यह प्रश्न पूछा गया है और इसी से रिलेटेड एक बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
ठीक है। अब इन दोनों प्रश्नों में अंतर देखिए। पहला है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य थे, यह प्रश्न पूछा गया है। आप कोई भी पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न यही इसी से रिलेटेड है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। देखिए सिली मिस्टेक कहां होता है, इन्हीं जगहों पे होता है, प्रश्न को पढ़ने में होता है, समझने में होता है। आपको प्रश्न आता है, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं आता है, आपको क्लियर है, आप जानते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे, लेकिन जब प्रश्न पूछने का तरीका बदलता है तो तेजी से आदमी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाता है और वही बाद में सिली मिस्टेक के रूप में सामने आता है, ठीक है। मैं उसी को दूर करना चाहता हूं। अब देखिए प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त अगर पूछेगा कुल कितने सदस्य थे, तो डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी, ठीक है। ये थे, एक थे डॉक्टर अंबेडकर और +6, मतलब कुल अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप देखिए इसमें डॉक्टर अंबेडकर को अलग नहीं किया गया है, तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे या कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्य थे 7, ठीक है। इन दोनों तरीकों से इस प्रश्न को तैयार करिएगा, ठीक है ना। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्य थे 7, ठीक है। अब कभी कभी इनके नामों को भी पूछ लेता है कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो चलिए इनके नामों को तेजी से देख लेते हैं। देखिए प्रारूप समिति के जो प्रारंभिक सदस्य थे, एक थे एन गोपालस्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। यह प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। अध्यक्ष तो आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है यह अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। अब 6 सदस्यों के नाम हमें और जोड़ने हैं, तो एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये दूसरे सदस्य थे, ठीक है ना। तीसरे सदस्य कौन थे, तीसरे सदस्य थे के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी थे तीसरे सदस्य, ठीक है। चौथे सदस्य कौन थे, चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह, कौन थे, मोहम्मद सादुल्लाह, यह चौथे सदस्य थे, ठीक है ना। अब पांचवें सदस्य कौन थे, बीपी मित्र, यह जो है पांचवें सदस्य थे। और छठवें सदस्य कौन थे, छठवें सदस्य थे डीपी खेतान, ठीक है। इस प्रकार एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हो गए। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ कि बीएल मित्र के स्थान पर, देखिए बीपी मित्र नहीं, ये बीएल मित्र है, ठीक है, ये है बीएल मित्र के इनके स्थान पर जो है कौन आ जाता है, बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं एन माधवराव, ठीक है। पूरी कहानी की जरूरत नहीं है, आपको केवल सदस्यों के नाम की आवश्यकता है। तो बीएल मित्र के नाम पर आगे चल के एन माधवराव आते हैं और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होती है 1948 में। इनकी मृत्यु होने के बाद जो है इनके स्थान पे कौन आता है, इनके स्थान पे आते हैं टी कृष्णमाचारी, ठीक है, टी कृष्णमाचारी आते हैं डीपी खेतान के स्थान पे, ठीक है ना। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी सदस्य रहने के दौरान, तो वह थे डीपी खेतान। इस बात को भी याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु सदस्य रहने के दौरान हो गई थी, तो वह डीपी खेतान की हो गई थी। और इनके स्थान पर नियुक्त किसे किया गया था, टी कृष्णमाचारी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद उनके स्थान पर किसकी नियुक्ति की गई है, तो वह नियुक्ति की गई टी कृष्णमाचारी की, ठीक है। अब देखिए चूंकि सभी आयोगों ने मिल करके प्रारूप समिति से संबंध में 1000 प्रश्नों को पूछ लिया है, ठीक है ना। आप इसे कह सकते हैं गंदवा दिया है, इतनी बार पूछा है, तो उसमें नया क्या किया जा सकता है, नई प्रारूप समिति तो आएगी नहीं, या नया कुछ इसमें और नहीं किया जा सकता है, तो उसके प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। और मैं उसी के लिए आपको तैयार कर रहा हूं कि आयोग कितना भी पैंतरा बदले आप उसके हर पैंतरे को समझ जाए, ठीक है। तो डीपी खेतान की मृत्यु सदस्य रहने के दौरान हुई थी 1948 में और उनकी जगह टी कृष्ण सॉरी बीच बीच में खांसी आ जा रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि मौसम बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और शरीर जो है अभी अनुकूलन ही कर रहा है मौसम के साथ, ठीक है। तो देखिए टी कृष्णमाचारी की नियुक्ति हुई थी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है। अब चलिए इस तिथि को याद रखिएगा कि प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है ना। अब आते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधान मतलब किस हिस्से में दिए गए प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन ए है राज्य की नीति के निदेशक तत्व डालते हैं, ऑप्शन बी है दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ऑप्शन तीसरा है पंचम अनुसूची में शामिल जो
प्रावधान है वह ऑप्शन 4 है षष्ठ अनुसूची में शामिल, ऑप्शन 5 है सप्तम अनुसूची में शामिल प्रावधान। यह सभी प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन सी है केवल 3, 4 और 5, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपको उन प्रावधानों को बताना है जो भारतीय संविधान में वर्णित है, विभिन्न अध्यायों के तहत वर्णित है, विभिन्न भागों में वर्णित है, और उन भागों में से कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चुन के हमको जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए भारतीय संविधान के जो प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रभाव हैं वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी समाहित है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विषय में भी समाहित है, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सप्तम अनुसूची में भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के प्रावधान समाहित है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके संबंध में अगर जानिए तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 के बारे में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 45 में किया गया है। तो यह जो है शिक्षा पर प्रभाव डालने वाला अनुच्छेद है, ये तो आप जानते ही हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, देखिए पंचायतों को अनुच्छेद 243 जी के तहत जो है पंचायतों को, और 243 डब्ल्यू के तहत जो है नगर पालिकाओं को शिक्षा के प्रावधान करने का, इसमें शिक्षा का प्रावधान है नगर पालिकाओं में। ठीक है ना, तो 243 जी के तहत पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, और 243 डब्ल्यू के तहत नगर पालिकाओं में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। और पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सातवीं अनुसूची में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, इसके पांचों विकल्प सही है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो वह है सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसके लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 51। क्या है? अनुच्छेद 51। ठीक है, अगर आपसे एक बार यह प्रश्न स्वतंत्र रूप से पूछा भी गया था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, तो अनुच्छेद 51 है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए, व सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य प्रयास करेगा, इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है। साथ ही राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रों के बीच, ठीक है, दो देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की भी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की चर्चा किसमें की गई है? इसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 51 में की गई है। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 51 है। कभी कभी भाग न पूछ के सीधे अनुच्छेद पूछ लेता है कि कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए समर्पित है, तो वह है अनुच्छेद 51। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया?
आपको बताना है कि वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है डी बसु, ऑप्शन बी है भालचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन सी है एमवी माथुर और ऑप्शन डी है आशुतोष पांडे। आपको बताना है कि वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का जो प्रस्ताव था वो किसने दिया था। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताएं। अब देखिए, वित्त आयोग और योजना आयोग के जो परस्पर विलय का प्रस्ताव था वो किसने दिया था, वह दिया था एमवी माथुर ने। ठीक है ना, एमवी माथुर आयोग था, एक कमेटी थी। एमवी माथुर ने कहा था कि वित्त आयोग और योजना आयोग का परस्पर विलय कर लिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो एमवी माथुर ने कहा था कि वित्त आयोग और योजना आयोग का परस्पर आपस में विलय कर देना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, एमवी माथुर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं कि वित्त आयोग का देखिए वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। इसके बारे में हम बता तो कई बार चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। और आप जानते हैं कि योजना आयोग की जो स्थापना है, योजना आयोग कब स्थापित हुआ था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। ठीक है, वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2014 को योजना आयोग के स्थान पे क्या आ गया है, अब आ गया है नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे क्या हो गया है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, योजना आयोग का समापन हो गया और 1 जनवरी 2014 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, नीति आयोग आ गया है अब योजना आयोग के स्थान पे। ठीक है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280, योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। 1 जनवरी 2014 को इसका समापन हो गया, इसके स्थान पर नीति आयोग आया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था एमवी माथुर ने। ठीक है, आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। हालांकि संविधान में इस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, लेकिन अभी तक आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि इसका उपयोग किया जाए। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताएं। अब चलिए पहले इन अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं, तो आपको स्वतः संज्ञान हो जाएगा कि इसमें से किस अनुच्छेद का अब तक उपयोग नहीं किया गया है। देखिए अनुच्छेद 60 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 60 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है किसमें, अनुच्छेद 60 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 352 बहुत चर्चित रहता है, आप जानते होंगे। अनुच्छेद 352 में क्या है, आपात की उद्घोषणा। ठीक है, आपात की उद्घोषणा। ठीक है, तो देखिए भारत में आपातकाल भी लग चुका है और राष्ट्रपति शपथ लेते ही है हर 5 वर्ष में, तो दोनों अनुच्छेदों का उपयोग हो गया है, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 352 का। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, तभी हमको पता चल पाएगा कि किस अनुच्छेद का उपयोग अब तक भारतीय संविधान में वर्णित है वह अनुच्छेद, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया जा सका है। तो देखिए अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 356 की जब चर्चा हम करते हैं तो उसमें वर्णित है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। ठीक है, किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अनुच्छेद 360। अब देखिए अनुच्छेद 60 का अभी तक उपयोग किया जा चुका है, उसके बाद अनुच्छेद 352 का अब तक उपयोग किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 आप जानते हैं कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो इसका भी उपयोग किया जा चुका है अब तक। तो कौन सा अनुच्छेद बचता है, अनुच्छेद 360 बचता है। अनुच्छेद 360 में क्या दिया है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। क्या दिया है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ठीक है ना, जब वित्तीय आपात की स्थिति होती है उसके बारे में उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 360 में। और ईश्वर की कृपा से भारत में अब तक ऐसी परिस्थिति नहीं क्रिएट हुई है जब भारत में वित्तीय आपात लगाना पड़े या अनुच्छेद 360 का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है और इसका आज तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया।
ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद का अब तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक गण होते हैं, जो निर्वाचक के सदस्य होते हैं, उनमें कौन शामिल नहीं है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो प्रावधान है उनको देख लेते हैं। देखिए 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। एक है अनुच्छेद 54, ठीक है, अनुच्छेद 54 है एक। अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में यह वर्णित है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यह किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 54 में। देखिए मैं लिखूंगा तो थोड़ा समय जाएगा, इसलिए चूंकि यहाँ दिया हुआ है पॉइंट में, तो इसी को टारगेट करते हैं और इसी को जोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में यह कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 के ख में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 के ख में कहा गया है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों को जोड़ के आप कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 54 में। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। अगर यह पूछ लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसका वर्णन, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप जो है चकराइएगा नहीं, अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस हिसाब से अनुच्छेद 54 में बताया गया है, उस हिसाब से राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। राज्यों की विधान परिषदों के जो सदस्य हैं वह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा राज्यों के जो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हैं वह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। जो प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल नहीं है, तो वह जो है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो है एक है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, किसके? विधान परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है ना। अब एक चीज और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित एक अनुच्छेद और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अनुच्छेद 55। क्या है? अनुच्छेद 55 है। देखिए अनुच्छेद है 55। अब अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या है? निर्वाचन की रीति से संबंधित वर्णन किया गया है अनुच्छेद 55 में। अब इसमें एक लाइन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया, किस विधि के द्वारा होता है, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है। यह लाइन जरूर याद रखिएगा, यह निर्वाचन की रीति है, प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयोग की जाती है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा
मत के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यही थे, और हमने अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 दोनों के बारे में आपको बताया कि अनुच्छेद 54 में क्या दिया है और अनुच्छेद 55 में क्या दिया है। तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं आज का जो हमारा नवा प्रश्न है। आज का हमारा नवा प्रश्न है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन सी है संसद को और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद को। आपको बताना है कि इनमें से लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब चलिए देखते हैं कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है या सार्वजनिक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब देखिए, इसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है और इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संविधान सभा में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्बोधन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। ठीक है ना। क्या होगा? सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। ठीक है, सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। कौन होगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए, सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा तो उसका कर्तव्य क्या होगा? वो भी महत्व वाला होना चाहिए। तो वह जो है उसका कर्तव्य क्या होगा? उसका कर्तव्य होगा कि यह देखना कि उसका कर्तव्य होगा कि भारत की या किसी राज्य की, या डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में मैं बता रहा हूं, भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक भी पैसा खर्च ना किया जाए। ठीक है, एक भी पैसा खर्च न किया जाए। ठीक है, यह किसका उद्देश्य होगा? किसका कार्य होगा? यह होगा कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। ऐसा अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था। ठीक है ना। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, और इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। आपको बताना है कि राज्यों को जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है वह किस आधार पर दिया जाता है, या राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो आधार होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन ए है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, ऑप्शन बी है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ऑप्शन सी है उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, और ऑप्शन डी है उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में जो राज्यों को सीटें निर्धारित की जाती हैं कि किस राज्य की 1 सीट है, किस राज्य की 2 सीट है, उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, तो किस आधार पर राज्यों की जो राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन है वह किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वह राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर किया जाता है, इसके आधार पर किया जाता है। ठीक है ना, राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है कि संबंधित राज्य में जो है सीटें कितनी होंगी वह उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब देखिए, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वह उसका वर्णन किस अनुसूची में है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका वर्णन है 4थी अनुसूची में। ठीक है, यह याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि 4थी अनुसूची का संबंध किससे है। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। ठीक है ना, या राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची से संबंधित है, तो वह 4थी अनुसूची से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है, ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है? आपको बताना है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार यह पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, धन विधेयक का जो निर्णय करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 110(3), ठीक है। अनुच्छेद 110(3) में कहा गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और इसका कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 110(3) में, ठीक है ना। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न और आता है कि कोई विधेयक जो है या धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? आप इस समय जो लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि अब सीधे अनुच्छेद नहीं पूछता है कि अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 112 है या अनुच्छेद 114 है। अब पूछता है कि अनुच्छेद 10 का 1 है, अनुच्छेद 10 का 110 का 2 है या अनुच्छेद 110 का 3 है, 112 का 1 है या 114 का 3 है। ऐसे अनुच्छेदों को इस समय ऑप्शन में रखता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं पूछता है, इसलिए हमें थोड़ा सा अंदर पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 110(1), ठीक है। अनुच्छेद 110(1) में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगर एक ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप सीधे अनुच्छेद 110 तो रहेगा ही, तो आप अनुच्छेद 110 मार देंगे। लेकिन अगर अनुच्छेद 110 के साथ अनुच्छेद 110(1) भी दिया है तो आप धन विधेयक की परिभाषा के संबंध में अनुच्छेद 110 वाला ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद निर्धारित है? तो 110 का 3, ठीक है। तो 110 के 1 में धन विधेयक की परिभाषा है और अनुच्छेद 110 के 3 में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका उल्लेख किया गया है। तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा, यहां से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? आपको बताना है कि जो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति। तो आपको बताना है कि भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? उसका मनोनयन करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। अब देखिए, लोक लेखा समिति की बात आई है तो संक्षिप्त में कुछ समितियों के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संसद तमाम समितियों के माध्यम से अपने कार्य को अंजाम देती है और इन्हें जो है संसदीय समितियों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संसदीय समितियां कहते हैं, जिनके माध्यम से भारतीय संसद जो है अपने बहुत से सारे काम निपटाती है, ठीक है। अब इन संसदीय समितियों में 4 समितियां ऐसी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक समिति है लोक लेखा समिति। पहली समिति है, मान लीजिए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में किसी प्रश्न में समाहित करके इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो संसदीय समितियों में पहली है लोक लेखा समिति है। दूसरी जो महत्वपूर्ण समिति है वह है प्राक्कलन समिति। कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, या इसे क्या कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। तीसरी जो महत्वपूर्ण समिति है संवैधानिक समितियों में, संसदीय समितियों में, यह है सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? सरकारी उपक्रम समिति है, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी जो महत्वपूर्ण समिति है संसदीय समितियों में, वह है याचिका समिति, ठीक है। इन 4 समितियों से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। इन 4 समितियों का जो बेसिक है मैं अभी उसको बता देता हूं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी चीजें इसके बारे में डिटेल मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको फिर रुचि नहीं होगी इसको देखने में, ठीक है। अब देखिए,
जो संसदीय समितियां होती हैं उसमें पहली जो महत्वपूर्ण समिति है वो लोक लेखा समिति है, और हमने आपको पहले ही बताया कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष का मनोनयन है वो कौन करता है, वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि यह पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो दोनों सदनों में कितने कितने सदस्य इसमें भाग लेते हैं, सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं। तो लोक लेखा समिति की जो टोटल सदस्य संख्या होती है वह 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में 15 जो है 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से। ठीक है, 15 कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। तो एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। दो प्रश्न कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं। अब इसमें किस किस उससे जो है सभा से कितने सदस्य होते हैं, तो किस संसद से, तो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा आ जाते हैं, अब दूसरी समिति जो आती है वो आती है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो आती है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के। ठीक है, इसकी सबसे खास बात होती है कि इसके सारे सदस्य जो है, सभी सदस्य इसके प्राक्कलन समिति के जो सभी सदस्य होते हैं वो किससे होते हैं, वह जो है लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्यों से बनने वाली समिति का नाम बताइए, वह कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। या कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति या स्टेट एस्टीमेट कमेटी के जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है। ठीक है ना, इसे जो है अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। मितव्ययिता कमेटी भी कहते हैं, इसे मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह खर्चों पर नियंत्रण करती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है ना, तो संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है, अगर जेपीसी को छोड़ दिया जाए तो संसद की सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, कौन सी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तो वह हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी समिति मितव्ययिता समिति के नाम से जानी जाती है, तो उसे कहेंगे प्राक्कलन कमेटी या एस्टीमेट कमेटी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस समिति में केवल प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। ठीक है, तो इतने तरह से इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट है, वह है सरकारी उपक्रम समिति। और सरकारी उपक्रम समिति में क्या होता है, इसके सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, 22 है। सरकारी उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, 22 सदस्य हैं। और यह भी जो है 15 सदस्य, इसमें से 15 सदस्य हैं लोकसभा से, 15 सदस्य इसमें लोकसभा से हैं, और 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य इसमें किससे है, 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। तो ठीक है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इस तरह सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, और इसमें जो है इन 22 सदस्यों में 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है ना, अब आ जाते हैं चौथी समिति है, महत्वपूर्ण समिति है। चौथी समिति है याचिका समिति। याचिका समिति के जो सदस्यों की संख्या होती है वह कुल होती है 15। याचिका समिति के जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य होते हैं, याचिका समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इसमें कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि याचिका समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आप याद रखिएगा याचिका समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज और याद मतलब इस समितियों के बारे में एक चीज और ध्यान दीजिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन कौन सी समितियां प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो चारों समितियां हैं, ये चारों समितियां जो हमने आपको बताए, चारों समितियां, इनके मुख्य कार्यों के बारे में मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। ये जो चारों समितियां हैं ये क्या है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चारों समितियों के बारे में। ठीक है, अब इनके कार्यों के बारे में मैं आपको बता देता अभी, लेकिन अगर मैं लगातार इनके कार्यों के बारे में भी बता दूंगा तो आप ये भूल जाएंगे कि किस समिति में कितने सदस्य हैं और किसकी क्या महत्ता है। ठीक है, तो पहले आप इनको याद रखिए कि किस समिति में कितने सदस्य हैं, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनके कौन कौन से कार्य हैं। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह जो पॉइंट है, यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना होता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कोई मतलब किसी भी टाइप का पूछा जाए। ठीक है,
है, चाहे सदस्यों से संबंधित हो, चाहे इनके कार्यों से संबंधित। तो मैंने इस पोर्शन को टच करने का प्रयास किया है कि यहाँ से यह प्रश्न आपका छूटने न पाए। तो अभी संसदीय समितियों के सदस्यों के बारे में जान लीजिए, आगामी किसी वीडियो में मैं इनके कार्यों के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आज का हमारा 13वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर आपको विचार करना है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन से वक्तव्य सही है, कौन से गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए है ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और ऑप्शन डी है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं। तो आपको इनमें से कूट से उत्तर देना है कि क्या मौलिक अधिकारों के संबंध में सही है। तो ऑप्शन ए है 1 या 2 सही है, ऑप्शन बी है 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन सी है 1, 3 तथा 4 सही है, और ऑप्शन डी है 2, 3 तथा 4 सही है। तो आपको जल्दी से अपने ऑप्शन टिक करने हैं कि कौन सा मौलिक अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा मौलिक अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब दूसरा है ये संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है। तो मौलिक अधिकारों को किसमें समाहित किया गया है, मौलिक अधिकार भाग संविधान के भाग 3 में समाहित है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में समाहित है। ठीक है, तो यह भी सही है। और मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है वो कब से कब है, तो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है, और यह संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में। अब आ जाते हैं जो तीसरा पॉइंट दिया है कि सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो उल्लेख है यह किसमें किया गया है, यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों, किसमें, नीति निदेशक तत्वों का विषय है। नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की चर्चा किसमें की गई है, यह की गई है नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है ना। अब आ जाते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो देखिए यह सही है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकारों का बिल आया था उसी के समान है मूल अधिकार। यह नहीं शब्द गलत है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति हैं जो भारत के मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों की बिल की भांति है। तो यह भी गलत है क्योंकि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार कौन कौन सा सही है, केवल 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है। देखिए भारत का एक नागरिक, 14वां प्रश्न क्या है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा अगर वह पहला ऑप्शन है अगर वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ऑप्शन तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, और ऑप्शन चौथा है कि सरकार की आलोचना करता है। तो आप बताइए कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता किस आधार पर खो देगा। आपको यह बताना है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को किस आधार पर खो देगा, आपको यह बताना है। ठीक है ना। तो देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, या किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। तो देखिए भारत का जो नागरिक है वह अपनी नागरिकता कब खोएगा, जब वह अपनी नागरिकता का परित्याग कर देगा। ठीक है, तो भारत की नागरिकता का अगर किसी ने परित्याग कर दिया है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा क्योंकि उसने स्वयं छोड़ा है। दूसरा कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता मतलब अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है। ठीक है ना।
अब देखिए इस संबंध में जो तीसरा ऑप्शन है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पे नागरिकता नहीं जाती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है सरकार की आलोचना करना। तो देखिए लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाही देश नहीं है, तानाशाही वाला मामला नहीं है यहाँ। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति एक निश्चित दायरे में सरकार की आलोचना कर सकता है। आलोचना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गाली देने पर प्रतिबंध है, अब शब्दों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है। सरकार की आलोचना स्वस्थ रूप में आप कभी भी कहीं भी सरकार के मुखिया के सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बहुत प्राचीन लोकतंत्र है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी कायम है, ठीक है। तो सरकार की आलोचना करना नागरिकता खोने से संबंधित कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो 1 और 2 सही है, ठीक है, कि भारत का नागरिक अगर अपनी नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर दे और दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो यह दोनों विधियों से भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, ठीक है ना। तो 1 और 2 सही है, बाकी गलत है, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो बिल्कुल सही बात है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत की सदस्यता के कारण, मतलब राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब कथन क्या है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, और न तो एक न तो दो, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह बात सही है, ठीक है, और यह भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन है, ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, यह गलत है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता का कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि अगर कोई देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी संप्रभुता कम हो जाएगी। उसका कारण है कि राष्ट्रमंडल कोई वैधानिक संगठन नहीं है, ठीक है। राष्ट्रमंडल क्या है, कोई वैधानिक संगठन नहीं है, ठीक है। राष्ट्रमंडल कोई वैधानिक संगठन नहीं है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा जो है, यह वैधानिक संगठन नहीं है, तो आखिर लोग इससे जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि यह पारस्परिक सहयोग, राष्ट्रमंडल क्या है, पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है, ठीक है। पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है, कौन सा संगठन, राष्ट्रमंडल संगठन, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी संप्रभुता को गंवाकर ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रमंडल के जो सभी सदस्य हैं, जो सभी सदस्य राष्ट्र हैं, वह स्वतंत्र हैं और समान है, और ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रमंडल का कोई सदस्य बन जाता है कोई देश, तो वो ब्रिटिश सम्राट के प्रति गुलाम हो गया, ठीक है। तो वह गुलामी जैसी कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह बिल्कुल सही है, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता से भारत की संप्रभुता कम होती है या भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव आता है, तो यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। तो केवल एक सही है, भारत की संप्रभुता के संबंध में केवल कथन एक सही है, यानी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो भी टॉपिक आपका बचा हुआ है उस टॉपिक को भी मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए। आप अपने विषय का गहराई से अध्ययन करिए, गहनता से अध्ययन करिए, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन सिलेक्शन दिलाने वाला जो पोर्शन है उसको मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि यहां से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं स्वयं इन पीडीएफ को तैयार करता हूं, स्वयं प्रश्नों का सिलेक्शन करता हूं और स्वयं आपको बताता हूं किस तरह से प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।